हिमाचल का चंबा गांव। यहाँ की जातियों में ऐसी प्रथा है कि घर में चाहे 10 बेटे क्यों ना हो, लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। ये रिवाज इसलिए है क्योंकि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो और सुख शांति बनी रहे। इसी प्रथा के चलते एक लड़की मंजू का रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गाँव के परिवार में तय कर दिया। इस गाँव के समाज में ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। एक बहू लाते हैं और घर के सब बेटे उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। जैसे साझा चूल्हा होता है, ठीक उसी तरह साझी पत्नी का चलन है। मंजू का रिश्ता जहाँ तय हुआ वह बहुत ही बड़े धनवान परिवार के लड़कों के साथ में था। वह लोग 9 भाई थे। मंजू उस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनकी जाति समाज का यही नियम रीति प्रथा होने की वजह से मंजू कुछ नहीं कर पाई थी। उसके अपने घर में भी 4 भाई थे जिनकी शादी भी एक ही लड़की से हुई थी। उसकी मम्मी पापा ने भाभी ने भी मंजू को समझाया कि शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, इसलिए फिक्र मत करना। मंजू ने कहा, मेरे 2-4 भाई हैं, इसलिए तुम किसी तरह एडजस्ट कर लेती हो, लेकिन मेरे ससुराल में तो पूरे 9 लड़के हैं, यानी मेरे 9 पति, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भाभी ने भी दुख जताया, पर इसमें हम लड़कियां क्या कर सकती है, ये तो सदियों पुरानी प्रथा चली आई। लेकिन अपनी तो दादी नानी परदादी पर नानी तक ने सब ने यही निभाया है। अफसोस और डर के चलते मंजू शादी के दिन तक दुखी रही। उस रात उसे नींद नहीं आई कि वह 9 पतियों को कैसे संभालेगी। आखिरकार मंजू की शादी का दिन भी आ गया। 9 दूल्हों की बारात बड़ी धूमधाम बाजे के साथ मंजू के दरवाजे पर आ गई। मंजू का दिल जोर से धड़कने लगा। मंजू ने तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। बारात आने पर 9 वरमाला 9 दूल्हों को पहनाई, फिर सब दूल्हों ने 9 मधुबाला मंजू को पहनाई। फिर शादी की रस्म में 9 दूल्हों ने मंजू की मांग 9 बार भरी और 9 लड़कियों वाला एक मंगलसूत्र उन्होंने मंजू को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। फिर मंजू की विदाई हुई। मंजू के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि मंजू बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न कुशल लड़की थी। मंजू का असली इम्तिहान तो अब होने वाला था। जब शादी की रात का समय आया तो पहले सबसे बड़ा बेटा मंजू के कमरे में आया। मंजू दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके पहले पति ने उसके साथ और फिर उस कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मंजू दर्द से कराती रही और फिर वे घूंघट ओढ़कर सेज पर बैठ गई। इसी तरह एक के जाने के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा, फिर छोटा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात से सुबह के 10 बज गए। 9 पतियों के साथ सुहागरात मनाने में मंजू पूरी तरह से बेजान हो गई थी। आखिरकार सास और नंद ने आकर मंजू को किसी तरह से ले जाकर नहलाया और तैयार करके बिठाया, क्योंकि उनके मोहल्ले की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आई थी। मंजू को रात वाली हरकत से माँ से इस प्रथा पर नफरत हो रही थी। ये कैसी प्रथा जिसके आड़ में अनगिनत आदमी एक ही लड़की के साथ ऐसा जुल्म व्यवहार करते हैं। उसे खुद से घिन आ रही थी। वे पत्नी बनकर आई थी या किसी फिर वेश्या के लिए आई थी। ये देवदासी बनकर मंजू को बहुत ही दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ा। रोज रात भर उसे बुरी तरह रोंदा मसला जाता। उसका सारा बदन दर्द से तड़पता रहता। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया अपनी समस्या को, तो मम्मी ने आराम से फ़ोन पर बात की और ये निष्कर्ष निकाला कि आपसे एक रात में ही पति उसके साथ रहेगा। मतलब सप्ताह के 7 बजे अलग अलग आएंगे और बाकी जो दोनों सबसे छोटे भाई थे उनके लिए सप्ताह में दोपहर का समय तय किया गया। अब मंजू की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई और उसका ज़ख्म, दर्द और कमज़ोरी, परेशानी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। एक दिन मंजू अपने मायके मिलने गई तो अपने पापा से कहा कि वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर पापा और उसका भाई बहुत ही भड़क गया। क्या कहा, कम दरस लड़की तो समाज में हमारी नाक कटवाएगी। ज़रा सीख ले अपनी माँ से और भाभी से। और मंजू की बुरी हालत पिटाई कर डाली। मम्मी और भाभी ने समझाया, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, आदत डाल ले, अपने समाज की है, पता है झेलनी तो पड़ेगी। अब रोने धोने से कुछ बदलने वाला तो नहीं, इसलिए जैसा भी माहौल है उसी में खुश रहकर जीना सीख ले। उसके बाद भैया ने मंजू को उसके ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद मंजू ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर सभी स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी किसी न किसी से प्यार तो ज़रूर होता है। बस यही हुआ। मंजू के साथ
भी उसके 9 पतियों में से सबसे छोटा दूल्हा अंकुश मंजू को धीरे से प्यार करने लगा। अंकुश अभी कॉलेज कर रहा था। देखने भागने का तो वो बहुत ही अच्छा भला खूबरू जवान था, लेकिन दिल को पसंद तो मंजू को अंकुश ही था, क्योंकि बाकी पति तो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते और उसके पास आते, लेकिन अंकुश तो मंजू के दुख सुख का ख्याल करता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता और वह जो कहती वह मान जाता और उसकी फरमाइश भी पूरी करता था। बस इसी तरह दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी और एक दूसरे को प्यार भी करने लगे थे। लेकिन उन दोनों का प्यार बाकी पतियों के खाने लगा था और उन सबको मंजू से खुंदस होने लगी थी। अपने भाई को तो वे सभी भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मंजू से गिले शिकवे होने लगे थे। उनको लगता था कि मंजू बाकियों के साथ तो सिर्फ खाना पूरी करती है, लेकिन सही मायनों में सिर्फ अंकुश का ही पूरा ध्यान पूरा ख्याल रखती है। इसी खुन्नस के चलते उन्होंने अब बात बात पर मंजू को डांटना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया था। मंजू अपने पति अंकुश के प्यार के खातिर बाकियों का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में एक दिन मंजू के घर से बुलावा आया। उसकी भाभी को बेटा हुआ था, इसलिए मंजू को अंकुश स्टेशन से बस पर बैठाने अपनी बाइक पर ले गया और वहीं पर दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान बना लिया। अंकुश बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब देखे नहीं जाते और मेरे अलावा कोई और तुम पर हाथ उठाए या तुम्हें कोई छुए तो मुझे जलन होती है। मंजू ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई छूता है तो मुझे भी घिन होती है। मैं तो हमेशा से किसी एक का ही सपना देखा करती थी, जो तुम हो। उसके बाद मंजू और अंकुश ने तय किया कि मंजू अपने पिता के घर से वापस आएगी तो मैं उसे लेने के बहाने घर से आऊँगा और तिजोरी से रुपये भी ले आऊँगा और दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही बात तय करके अंकुश ने मंजू को उसके चंबा गाँव जाने वाली बस में बिठा दिया। सुबह से जो मंजू को बस बैठा कर अंकुश भर आया था, शाम हो गई। अचानक शाम को मंजू के पापा ने मंजू के ससुर को फ़ोन किया और पूछा, भाई साहब, मंजू बेटे अब तक घर नहीं है पहुंची, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोग उसे नहीं भेजना चाहते? इस पर मंजू के ससुर फिक्र करते बोले, अरे ऐसे कैसे भाई, आप ही क्या कह रहे हैं? मंजू तो सुबह 8 बजे से ही चंबा गांव जाने वाली बस में बैठी थी और उसे तो हम खुद ही बैठा कर आए थे। उसे तो दोपहर तक आपके घर पहुंचना चाहिए था। यहाँ से सिर्फ 4 घंटे तो दूर है आपका घर। हे भगवान, मंजू बेटी कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवार में कोहराम मच गया। मंजू के दोनों परिवार वाले सरगर्मी से तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार गई। अंकुश सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान था। उन दोनों ने तो कितने सुंदर सपने देखे थे, आने वाले सुनहरे करके, फिर अचानक क्या हो गया? अंकुश सभी घर वाले और रिश्तेदार और पड़ोसियों वाले घर पता कराया और मंजू के पापा और भैया भी हर रिश्तेदार और पड़ोसियों से पूछ लिया। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंकुश ने तो दुख के मारे खाना पीना भी छोड़ दिया। वह मंजू से सच्चा प्यार करता था। मंजू की गुमशुदगी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। 2 दिन तक हर गली और हर नुक्कड़ पर हर घर में पता कराया। फिर थक हार कर मंजू के ससुराल वालों ने मंजू के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस भी मंजू की तस्वीर लेकर हर चौकी से पता लगाने में लग गई। उन्होंने अपने करियर में भी मंजू के फोटो को भेज दिया था, जिस किसी को भी पता चले वे तुरंत सूचित करे। मंजू के ससुर ने ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित करवा दिया। इसी तरह पूरे 4 दिन बीत गए, मंजू को लापता हुए। अब तो दोनों परिवार हार गए थे। मंजू की तलाश करते करते अब वो थक चुके थे। कुछ तो रो रो कर बीमार पड़ गए थे। 5 दिन तक बाद चंबा गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर से एक औरत की फूली हुई लाश बरामद हुई है, क्योंकि मंजू की तस्वीर हर थाने में पहुंचाई गई थी और इसलिए उस फूली हुई बुरी तरह जली चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा मंजू के चेहरे से मिलता था। इसलिए पुलिस ने तुरंत मंजू के पापा और ससुर दोनों को फ़ोन करके बुलाया। जब दोनों परिवार के लोग घर पर पहुंचे तो उस लाश के पट्टे, गले कपड़े और उसके दाएं हाथ पर बने त्रिशूल को गोदने से मंजू की पहचान हो गई। वे त्रिशूल बचपन में मंजू के गाँव के मेले से जिद करके बनवाया था। दोनों परिवार रो रो कर बेहाल हो गए थे। सास ने बताया कि जाते वक्त मंजू सारे जेवर पहन कर गई थी, लेकिन लाश पर तो कोई जेवर नजर नहीं आया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम होने के बाद मंजू की लाश उसके ससुराल वालों को दे दी। अंकुश तो और दुख था और ज्यादा बीमार हो गया। मंजू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब सवाल वहीं खड़ा था कि आखिर उस मासूम मंजू को किसने मारा। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साफ बताया गया
कि मंजू की मौत गला घुटने से हुई है, लेकिन मंजू के जेवर के लिए किसी ने गला घोट कर मार डाला और सारे जेवर उतार कर फिर नहर में फेंक दिया। लेकिन फिर भी एक अहम सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि मंजू जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे, और क्यों मंजू की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। अब तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी कि मंजू के कातिल को कभी ढूंढा भी जा सकेगा। कोई सबूत है, कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी कहीं से भी। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए और मंजू की कहानी आई गई हो गई। लोग मंजू को भूल चुके थे, लेकिन हम कुछ की यादों से मंजू अभी भी जिंदा थी। एक रात 2 बजे के करीब अंकुश का मकान के पीछे कुछ हटके की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंकुश का कमरा ही आखिरी का था और उसके पीछे मकान की खुली जगह थी जहाँ कुछ खटपट की आवाज़ से अंकुश की नींद टूटी। उसे शक हुआ कि वहाँ कोई चोर तो नहीं आया। अंकुश ने अपने कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोल कर देखा तो वह चौंक कर रह गया, क्योंकि वहाँ उसके बड़े भैया उस ज़मीन में कुछ खुदाई कर रहे थे। अंकुश ने पहले सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ इतनी रात को वे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, अगर कोई बताने वाली बात होती तो भैया इस तरह से आधी रात को अकेले छुपकर गड्ढा ही नहीं खोदते, और इसलिए उसने कोई भी आवाज़ किए बिना ही खिड़की से फिर बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उसे रह रहकर यही सवाल आ रहा था कि भैया इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद अंकुश उठा और फिर कमरे से बाहर की खिड़की जरा सी खोल कर देखने लगा। अब की बार वहाँ कोई नहीं था। अंकुश ने ही चुपके से अपने कमरे के पीछे वाले दरवाज़ा खोला और एक खुरपी ढूंढकर उसने बाहर लेकर आया और ठीक उसी जगह गड्ढा किया जहाँ उसके भैया ने पहले से ही गड्ढा किया हुआ था। लगभग 20 मिनट तक मिट्टी हटाने के बाद अंकुश को एक लाल कपड़े में बंधे हुए कुछ चीज़ दिखाई दी। अंकुश ने ही छोटी सी लाल पोटली लेकर वह गड्ढा फिर से भर दिया और अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा कि चलो देखो तो भैया ने इसमें क्या छुपा रखा है। जैसे ही अंकुश ने वह पोटली खोली, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह सर पकड़कर वहीं पर धड़ाम से बैठ गया और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे ये तो मंजू के जेवर है जो उसने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे, तो इसका मतलब मेरी मंजू को भैया ने ही मारा डाला है। अंकुश का दिमाग चकरा कर रह गया था और उसने पिछली बातें सारी याद आ गई थी। भैया ही थे जो घर में मंजू से सबसे ज्यादा मारपीट और गुस्सा किया करते थे। फिर भी उसने कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार पुलिस को सब कुछ सच बताना जरूरी समझा और सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताकर मंजू के गहने दिखाए। पुलिस ने अंकुश के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसके माँ बाप ने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था कि बड़ी उनके पैरों पर मत डालो, औरत भी इंसान है, उसकी इज्जत करो और खुद को भी संवारो और बीवी को भी संभालो और उज्जवल होगे और सारा देश भी उज्जवल बनेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।